फुल स्क्रीन। तो अच्छा, नया हेडिंग डालना ही है आज। सेक्शन 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़िएगा। लगभग 3 दिन, 2.5 से 3 लेक्चर इसमें लगेंगे। फ्लक्स एंड गॉस, एक पूरी 2 ईएलपी इस पर मैंने बनाई है। ईएलपी नंबर 5 डेडिकेटेड है फ्लक्स पर, गॉस पर, और ईएलपी नंबर 6 फ्लक्स एंड गॉस। 5 मिल गई होगी शायद, 6 मिल जाएगी। तो 2 ईएलपी डेडिकेट इस पर है। अभी क्या है, इलेक्ट्रो तो चल ही रहा है। जब हम अगले चैप्टर में आएंगे तो हर ईएलपी में 3 सवाल, 2 सवाल हम इलेक्ट्रो के भी डालते जाएंगे। उससे क्या होगा, जब आप ईएलपी करोगे तो पुराने टॉपिक भी रिवीजन होते जाएंगे। एक आम समस्या होती है, 3 महीने बाद हम टॉपिक भूल जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ाते जाएंगे, पुराने चैप्टर के भी क्वेश्चन उसमें 2-2 3-3 डालते रहेंगे। ताकि क्या होगा, आपका फोबिया नहीं रहेगा, आपको हर समय सारी चीजें याद रहेंगी। कभी गॉस का सवाल डाल दिया, कभी पोटेंशियल का डाल दिया, कभी फ्लक्स का डाल दिया, करंट कैपेसिटर तक पहुंचे तो मैग्नेट के सवाल भी डाल दिए। तो उससे क्या होगा, आपको हर समय, और परीक्षा में भी तो हर समय याद होना ही चाहिए था, तभी तो हम पूरा पेपर कर पाते हैं। ऐसा थोड़ी ना तो केवल इलेक्ट्रो, पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस एट अ टाइम याद होना चाहिए। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नया एक्सपेरिमेंट क्या है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, पुराने चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस कुछ कुछ आउट ऑफ 20, 16 सवाल तो चलेंगे उसी के, और 4 क्वेश्चन आ जाएंगे प्रीवियस टॉपिक के। तो आपका रिवीजन हमेशा बना रहेगा। आपको रोज वो सवाल करते रहोगे, धीरे धीरे वो फॉर्मूले याद होते जाएंगे, परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, इस बार टारगेट है 180 आउट ऑफ 180, काफी बच्चों को दिलाने हैं। तो हम उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा एफर्ट लगाएं। क्लियर है बात? चलिए अब शुरू करते हैं। फ्लक्स, हैंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स होता क्या है, सबसे बेसिक परिभाषा फ्लक्स की क्या होती है वो लिखेंगे। ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। जब किसी सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का फ्लो होता है, उस फ्लो को ही क्या बोलते हैं, फ्लक्स। उस फ्लो को, उस पासिंग होने को क्या बोला जाता है, फ्लक्स। शब्द क्या बोला जाता है, फ्लक्स। जैसे सबसे जो बेसिक फंडामेंटल केस है वो ये है, इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली रखा गया है। कैसे रखा गया है, नॉर्मली। पता है क्या होगा, क्या मैक्सिमम लाइन इसमें से पास होंगी, इनफैक्ट पूरी ही हो जाएंगी। जरा महसूस करिए फ्लो क्या है। ये पानी का फ्लो हो रहा है, अगर मैं वाटर फ्लक्स की बात करूं, और ये मैंने एक लूप रख दिया, रेक्टेंगुलर लूप, ये खोखला है, सिर्फ वायर फ्रेम है, तो बताइए क्या मैक्सिमम पानी इसमें से पास होगा। कैसे रखा गया है, ये फील्ड लाइंस के नॉर्मली रखा गया है, नॉर्मली। तो अब इसमें से अधिकतम फ्लक्स पास होगा। और उस समय फ्लक्स को डिफाइन किया गया बड़े लोगों ने, लेट इसका एरिया ए है, इस समय फ्लक्स है ई इंटू ए। इस समय कितना है, ई इंटू ए। पर जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे रखा जाए। मान लो ऐसे रख दिया, तो बताओ क्या पूरा पानी पास हो रहा है, क्या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका एक कंपोनेंट करते हैं। महसूस करिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लो मेरा वायर फ्रेम ऐसे रखा गया है, और ये थीटा एंगल पे रखा गया है, और अब फील्ड लाइंस ऐसी हैं। सोच के बताइए क्या पूरा पानी पास होगा, क्या नहीं। क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट करते हैं। इमेजिन करिए कंपोनेंट में कैसे कर पा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, ये वाला एरिया कितना होगा, सोच के देखिए। ये ए है, तो ए का थीटा से चुपका हुआ, ए कॉस थीटा। ईमानदारी से बताइए कौन सा एरिया से पानी फ्लक्स पास हो रहा है, ए कॉस थीटा से। अब क्या होगा पता है, ई इंटू एरिया, एरिया शुड बी नॉर्मल टू द फील्ड लाइंस, ए कॉस थीटा। तो जनरली फिर सोचो, लोगों ने कहा ये याद करें, ये याद करें,
तो जनरल फॉर्मूला आपको याद हो गया, ई डॉट ए, डॉट को हटाएंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। लिखना शुरू करिए, वापस धीरे धीरे समझाता हूं कि लॉजिक क्या है। लॉजिक सीधा सा है, ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, अगर वो नॉर्मली है तो समय मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, और अगर नहीं है तो उसका आप क्या कर देंगे, कंपोनेंट। अब यहां आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एरिया के ऊपर एक वेक्टर का साइन लगा दिया। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया के ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। आप सभी को पता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स क्या है, कोई आपसे सरल भाषा में पूछे, कोई छोटा भाई बहन पूछना चाहता है जो 10th 11th में, उसने सबसे पहले फ्लक्स सुन लिया, तो फ्लक्स का बेसिक परिभाषा, ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस। ये देखिए, ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, किसी सरफेस से पास हो रही हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थ्रू द गिवन सरफेस, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। क्योंकि आप क्वेश्चन कर लोगे, न्यूमेरिकल कर लोगे, पर फ्लक्स की बेसिक फीलिंग आनी चाहिए। तो एक सरल भाषा में, ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। सर ये वाली बात थोड़ी कम समझ में आई, ये और ये कोई समस्या नहीं है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद करें, आपका काम चल जाएगा। फाई बराबर ई डॉट ए। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ध्यान से बताइए। थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लिख लें, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो पहला फॉर्मूला बोल लीजिए, फाई बराबर ई डॉट ए, फ्लक्स ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये फॉर्मूला है फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। नेक्स्ट करूं क्या स्लाइड, देखिए जैसे ये कोई सरफेस है, अब जरा सोचिए ये ऐसी सरफेस है, तुक्का मारिए इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर। ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आ गया, ये ई आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा ई और ए के बीच का एंगल, यही कौन है, थीटा। तो बताइए फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, बोले तो ई डॉट ए। ये तब लग सकता है जब फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म। क्यों आची सर नॉन यूनिफॉर्म में क्या दिक्कत है, भाई आप खुद सोचो, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, ये कोई सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो हर जगह ई और ए के बीच का एंगल क्या होगा, चेंज होगा। तो पता है क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, डीए, इसका एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, ये इलेक्ट्रिक लाइन से इस पर क्या खींचेंगे, टेंजेंट। अब बताइए ये क्या देगा, थीटा। अब छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे, क्या होगा बताइए, ई डॉट डीए, और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रल। ये कब लगाऊं सब, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। आशीष सर ये कब लगाऊं, नॉन यूनिफॉर्म। सोचो, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, आप खुद सोचो, हर बिंदु पर ई की डायरेक्शन बदल रही है। सर ये क्या बना दी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस, अरे लाइंस कौन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैंने इस बिंदु पर क्या खींचा, टेंजेंट, हमेशा टेंजेंट में होती है, और ये कौन बनाया, एरिया वेक्टर। बोलो क्या ये बात क्लियर है, फ्लक्स का फॉर्मूला बोल लो,
यूनिफॉर्म फील्ड का ई डॉट ए। अब छोटे छोटे 6-7 सवाल करो ताकि आएगी। पढ़ो आगे। चलो अब छोटे छोटे सवाल, मजे आएंगे, धीरे धीरे सवाल करेंगे। पहला, आपको ई दे दे 2i माइनस 3j प्लस 4k, एरिया वेक्टर दे दें i प्लस j, आपको कहा जाए फ्लक्स निकालो। पहला सवाल। दूसरा, ई दे दें 3i प्लस 4j, एरिया दे दें 100 मीटर स्क्वायर और कहें ये एरिया XY प्लेन में है, तो फ्लक्स बताओ। तीसरा, ई दे दें 20 न्यूटन पर कूलम, एरिया दे दें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सरफेस makes an angle of 30 degree with field. Find flux. सब छोटे छोटे सवाल, एक एक लाइन के, बस समझने आने चाहिए। सारे एक साथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे लगाना क्या होता है। सब में 4-4 लाइन छोड़ दीजिएगा। और बहुत तसल्ली से करिए। 3 दिन फ्लक्स गॉस को पढ़िए। फ्लक्स गॉस फेमस टॉपिक है, मान के चलिए सवाल आना ही है। लिख लें। मिटाऊं क्या?
अब पंगे क्या है, क्यों 4 सवाल कराए गए? सर आपने 2 फॉर्मूले बता दिए, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। अब कब कौन सा लगाना है? कितना सरल जवाब है। अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखे हों तो क्या लगा दो, ई डॉट ए। क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं भाई, बच्चा फंसा रहता है। बड़ी बात तो बहुत दूर की बात है, छोटा ही सवाल है। यार ई डॉट ए लगाऊं या ई ए कॉस थीटा लगाऊं? आसान सवाल। अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखे हो बेटा तो क्या लगा दो, ई डॉट ए। बताओ पहले में लगा सकते हो? चलो आराम से करके बताओ। पहला, फाई बराबर ई डॉट ए। कहीं ई ए कॉस थीटा लगाने की जरूरत? दोनों वेक्टर फॉर्म में, ये लिखो 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट i प्लस j। डॉट प्रोडक्ट, अभी परवेश सर आएंगे डॉट सिखा देंगे। डॉट i को i से, j को j से, k को फटाफट निपटा दो। बोलो, i को i से 2 × 1, j को j से -3 × 1, k को k से 4 × 0। बोलो। देख लीजिए, वेक्टर फॉर्म में दे रखा था, हो गया। अब दूसरे में हल्का सा दिमाग लगा दिया। यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर में है, अगर एरिया कोई वेक्टर फॉर्म में दे दे तो काम हो जाएगा। है वेक्टर फॉर्म में, दिमाग लगाओ। वो कह रहा है एरिया तुम्हारे एक्स वाई प्लेन में है। ऑन जेड। वापस सुनिए, एनसीईआरटी का सवाल है। ऐसा कैसा परपेंडिकुलर होता है? तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन हुआ? एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन हुआ? बताइए। जेड एक्सिस। तो बताइए क्या हो जाएगा? अब इसी क्वेश्चन को करते हैं। ई तो ओके है सर, 3i प्लस 4j। एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर जेड एक्सिस में होगा। तो 100 नहीं, 100 k कैप। और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻⁴। छोटी छोटी बातों को समझो, इसी में जीत जाओगे। ई तो दे रखा था, ओके। एरिया मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए था, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, एक्स वाई प्लेन में है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्स वाई का परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड। एक्स वाई का परपेंडिकुलर जेड होता है, और जेड में यूनिट वेक्टर के कैप। हो गया खत्म। सेंटीमीटर स्क्वायर था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब बता फाई बराबर ई डॉट ए। ई बता 3i प्लस 4j डॉट डॉट 100 × 10⁻⁴ के कैप। बताओ कितना? आई है नहीं, जे है नहीं, के वहां है यहां नहीं है, प्लस 0। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ। अच्छा प्रश्न, अच्छा प्रश्न एसएनसीईआरटी में दे रखा है। आज करिए वो ईएलपी नंबर 5, आज पूरी करनी है। उसमें 25-26 सवाल हैं। आज मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, और वो 26 के 26 सवाल आज आपको घर जाके करने हैं। देखना कितने हो सकते हैं, मजा आ जाएगा। दोनों में हो सकता है, बिल्कुल आंसर दोनों में 0 आएगा। बिल्कुल। क्या बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ चलें। चलो, तीसरा और दमदार है, तीसरा और दमदार है। ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज, ध्यान से पढ़ो। चलो अब सीखना।
क्या जबरदस्त सवाल है, देखना लॉजिकली समझिए। चारों सवाल में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज सिखा रहा हूं, ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, इसमें सोचो क्या लगाओगे। ई ए कॉस थीटा क्यों, दूर दूर तक कहीं वेक्टर के दर्शन नहीं हो रहे, छोटी छोटी बातें सीखो। पिछले में वेक्टर फॉर्म था, ई डॉट ए लगाया, इसमें मैग्नीट्यूड दे रखा है ई ए कॉस थीटा, पर थीटा में फंसने वाला है, क्यों वो देखना। ये कोई सरफेस, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस कहलाती है, ये सरफेस है। सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 30, ये ई है। सरफेस ई के साथ 30 बना रही है, मुझे ये नहीं चाहिए। 30 धोखा है, 30 धोखा है। तो आशीष सर आपको कौन सा एंगल पसंद है, आप बता दो, मैं वही आपको बता दूंगा। ये कॉस थीटा, मुझे एंगल चाहिए ई वेक्टर और ए वेक्टर में। जिद है, ई और ए में ही एंगल चाहिए। बताइए, ये ऐसे रखा गया है, ये ऐसे रखा गया है, इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा बताइए। एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर। हाँ मत करिए जबरदस्ती, इमेजिन करिए, ये ऐसे रखा गया है, तो एरिया कहां जाएगा, ऐसा ऐसा, ये एरिया, ये रही ई, ई और ए के बीच में। 30 धोखा है, आंसर कितना है 60 डिग्री से होगा। जब कभी भी सरफेस के साथ एंगल आ जाए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में भी आएगा, वहां भी ये धोखा है, आपको उसको 90 में से घटाना ही पड़ेगा। डायग्राम बना के फील करें, और एक डायग्राम बना देता हूं, आपको अलग अलग, आपको सिचुएशन समझ में आए। ये मैंने सरफेस ऐसे रख दी, ये सरफेस ऐसे रख दी, अलग अलग इमेजिनेशन करो तब दिमाग खुलेगा। वो कह रहा है ई का सरफेस के साथ, ये सरफेस है, ई का सरफेस के साथ एंगल 30 है, ये देख। पर मुझे तो किसमें चाहिए, एरिया, बता इसका एरिया मार, तुक्का मार, एरिया ये रहा ऊपर। अब बता ई का एरिया के साथ, दो फोटो बनाओ ना ताकि तुम्हें फील आए। ई का सरफेस के साथ 30, ई का सरफेस के साथ 30, पर मुझे तो ई का ए के साथ एंगल पसंद है। क्या बात बन रही है क्या, हो गया सवाल। ई, ई बता 20, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेटा मीटर स्क्वायर में बदलते हैं, 10⁻⁴ थीटा कॉस 60, तो 20 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ कॉस 60 1/2, 20×5 100, 100/2 50, 50 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्या जबरदस्त सवाल है, स्टार लगाइए। उसने सरफेस दे के मामला खराब कर दिया, मुझे सरफेस के साथ एंगल चाहिए ही नहीं। छोटे छोटे सवाल हैं, सारे पेपर के सवाल, एनसीईआरटी के, कोई नीट का, कोई जेई मेन का, जो आपको सिर्फ फॉर्मूला सिखा रहा है कि फॉर्मूले का उपयोग करना कैसे है। वेक्टर फॉर्म में था, ई डॉट ए लगा दिया, पर यहां वेक्टर नहीं है, ई ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। बोलो, आओ बराबर। हम्म, बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू सेम ही आएगी, वैल्यू सेम ही आएगी, सही। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला और शानदार है, अगला और शानदार है। लिख लो जिसने नहीं लिखा, सोचो। अब ध्यान से पढ़ो इसको। क्या कह रहा है, 60 धोखा है या काम का है, 60 धोखा है क्या, अब नहीं है धोखा,
कारण सुनिए, डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए। सर कौन सा डायग्राम बनाए, जैसी तेरी इच्छा हो, ये वाला बना ले चल। अब क्या कह रहा है, ये प्लेन है, नॉर्मल टू द प्लेन, ये प्लेन का नॉर्मल हो गया, मेक्स एन एंगल 60 विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार ये तो मजे आ गए, नॉर्मल डायरेक्शन में ही तो कौन होता है मेरा एरिया वेक्टर। दो दो तीन तीन फोटो बनाए ताकि दिमाग से डर हटे, नहीं तो वैसे ही रह जाओगे। ये बनाया, अब बताओ इसका नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल बनाओ इसका, ये ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है, इसका नॉर्मल ये रहा। भोंदू मत बनो, डायग्राम बनाओ कि हाँ सर ये ऐसे रखा गया, इसका नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 बना रहा है। अरे जो नॉर्मल है वही तो मेरा एरिया है। अब बता दिया कि एंगल धोखा है या सही है, सही है। तो दोनों शब्दों में अंतर है, अंतर पकड़िएगा। पहले मैं कहा था सरफेस बना रहा है, अब कौन बना रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल बना रहा है मतलब मामला सही है। अब बता दीजिए क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई 20, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर -4, थीटा 60 ही होगा, तो 20 पंजे 100, कॉस 60 1/2, तो 50 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम मीटर। बोलिए, चार छोटे सवाल जो आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि फॉर्मूले का उपयोग करना कैसे है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा उसमें। बोलिए, बढ़ूंगे आगे, चारों देख लो, चारों के आंसर मिला लो, बढ़िया, घर जाके करने हैं। और आज ईएलपी नंबर 5 खेलना है, सब बच्चे करके लाओ कि सर ईएलपी 5 पूरी करेंगे आज, सब तरह के सवाल उसमें मिल जाएंगे आपको। बढ़ू आगे, चलो अगला देखो। ये स्क्वायर लूप है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये स्क्वायर लूप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ये स्क्वायर लूप है, आधे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइड एल है। हाँ जी, क्या बोलते हैं।
दूसरे में तो थीटा है। अब सीखो, लॉजिक पकड़ लो, लॉजिक। मुझे तो चाहिए ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। उस केवल ये बात दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि यार फॉर्मूले को लगाते कैसे हैं। आप मुझे बताओ पहले, इमेजिनेशन हो क्या रहा है। ये लूप ऐसा है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। पहले तो प्रैक्टिकल फॉर्मूले की ऐसी तैसी कराई, बेसिक। मैंने आपको बताया फ्लक्स का मतलब होता है पानी का गुजरना, फ्लो। अगर ये फ्रेम ऐसा होता तो पूरा पानी इस फ्रेम में से गुजरता। सोचो आपने फ्रेम कैसे रखा है, फ्रेम ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, या फ्रेम ऐसे रख दिया और पानी ऐसे जा रहा है। या और ये नदी का फ्लो है, तो बताइए पानी इसके अंदर से गुजर ही नहीं करना है। बताइएगा इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इसका एरिया वेक्टर बाहर, फील्ड कहां है ऐसा। तो बताओ ई और ए के बीच में एंगल, ई इज परपेंडिकुलर टू ए, थीटा 90 प्लस 0। ये जानबूझ के एआईपीएमटी में दिया, बच्चे दिमाग लगा लेते, अरे यार अब तो थीटा दिख रहा है। अरे थीटा कैसे दिख रहा है, आप समझो जैसे ये सरफेस है, समय लगाइएगा बढ़िया, ये सरफेस है, ये सरफेस है और फील्ड लाइंस ऐसी हैं। अपने जैसे पेन रखा करो हैं, रोते रोते चलते हैं। ये देखो, अब फील्ड लाइंस ऐसी हैं पर है तो इसी प्लेन में। एरिया वेक्टर बाहर, एरिया वेक्टर तो कितना एंगल 90। यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, अरे यार यहाँ तो मस्त शानदार थीटा दे रखा है, बना रखा है उसने। कई थीटा लगा देते हैं, कई दिमाग लगाते हैं। मैं तो गुप्ता जी से पढ़ा हुआ हूँ, वो 90, वो वो 90 से घटा देते हैं, अब तो सही होगा। दोनों ही गलत हैं भैया। फील्ड लाइन, फील्ड लाइन इसी में है, एरिया वेक्टर तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अरे बोलो ना, कितना एंगल आएगा फिर से, ई ए के परपेंडिकुलर है थीटा 90 प्लस 0। दोनों सवाल नीट में आए हुए हैं, दोनों प्रश्न इस तरह से भी इस तरह से भी, अलग अलग साल में, दोनों का आंसर 0 है। इसमें बताइए, बच्चा सोचता है दिमाग, अरे यार आधा फ्लक्स तो आएगा ही, आधा एरिया ले लेता हूं, टोटल एरिया एल स्क्वायर, आधा एल स्क्वायर बाय 2। भाई ने ऑप्शन भी दे रखा है, ई एल स्क्वायर बाय 2, यही होगा। यार सर दिमाग लगाए सर, आधा, आधा सर आधा, आधे से काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी में है भाई, एरिया तो इसके परपेंडिकुलर है। यहां भी प्यारे ई ए के परपेंडिकुलर है थीटा फ्लक्स 0। तीनों ही केस में फ्लक्स कितना है, 0। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है क्या? तीनों प्रश्न बढ़िया है, समझिए। आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि मुझे एंगल ई वेक्टर और ए वेक्टर में चाहिए। ई तो दिख ही रहा है, प्लेन में है, एरिया प्लेन के बाहर। बोलो बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ते, लिखिए, हैंड डालिए। हाँ लाइंस तो इसी प्लेन में, जैसे ये प्लेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो, ऐसे हो, टेढ़ी हो, ऊपर हो, नीचे हो, इस प्लेन में ही तो है। एरिया वेक्टर तो इस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है।
नहीं दिखा पाएंगे ना, वो तो लैंग्वेज में लिखेगा वो। डायग्राम में तो ये कह रहा है कि फील्ड लाइंस इसी प्लेन में, बिल्कुल प्लेन में मानेंगे। सही है, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, पहले हेडिंग डालो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। अब ये एक बात लिखो, फॉर क्लोज सरफेस, for closed surface, area vector is always perpendicular to the surface and outward. For closed surface, अब पहला प्रश्न उठता है, क्लोज सरफेस कौन? क्लोज सरफेस वो होती है जो वॉल्यूम एनक्लोज करती है। वॉल्यूम जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब क्या है? क्लोज सरफेस विच एनक्लोजेज वॉल्यूम। तो क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे देखना, ये है क्यूब, अब एक भी बच्चे का गलत नहीं होगा, इसका एरिया वेक्टर चाहिए, बताओ। एरिया वेक्टर इस दीवार का कहां जाएगा? बाहर। अंदर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि आउटवर्ड। एक भी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। छत का बताओ, छत का ऊपर, फोर्थ फ्लोर पर। इसका पास वाले की तरफ। क्या ये बात क्लियर हो रही है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, हमेशा। अब सर पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स का क्या मतलब होता है वो देखना, ये लाइंस आ रही हैं, अब आप देखना मैं क्या कहना चाहता हूं। सरफेस ए बी सी डी को देखिए ध्यान से, ई वेक्टर कहां है? ई वेक्टर अंदर, एरिया मतलब इस सरफेस के लिए थीटा 180, फ्लक्स बताइए, ई ए कॉस 180, ई ए कॉस 180 माइनस माइनस ई ए। इसलिए किताबों में लिखा रहता है द इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। वापिस फील करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। इसका नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस। सर थोड़ा धीरे धीरे बता दो, चल थोड़ा धीरे धीरे लिख। सरफेस पी क्यू आर एस के लिए, ये समझ आ रहा है? पक्का? चल जल्दी से बता, नहीं धीरे बता। ई कहां है? ई, ई बाहर, ए भी, दोनों बाहर हैं। थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो 1। तो बता फ्लक्स क्या आया? पॉजिटिव। तो क्या लॉजिक समझ में आया? द इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज एंड द आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इससे अभी 3 प्रश्न सॉल्व होंगे, तो याद रखना, इनकमिंग नेगेटिव, आउटगोइंग पॉजिटिव। लिखना शुरू करिए, नोट करते जाइए। एक बार और अलग डायग्राम से सिखाता हूं एनसीईआरटी के। इनकमिंग फ्लक्स is always taken as negative. Outgoing flux is always taken as positive.
नोट करते जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों नोट्स बनाते चलना, सिर्फ देखते रहोगे उससे कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाना बच्चों, क्योंकि वही पढ़े जाएंगे, है ना, वीडियो से पढ़ा नहीं जाएगा बाद में। खुद के नोट्स बनाए हुए ही काम आएंगे, इसलिए नोट्स जरूर बनाना, साथ साथ में ईएलपी करना, ईएलपी करना जरूरी है। बोलो, जल्दी आओ। एक और समझाता हूँ जिससे आपको फील आएगी, फिर कुछ कठिन सवाल बताता हूँ। अभी सिर्फ गॉस पर आया ही नहीं हूं, अभी तो सिर्फ आपको खेलना सिखा रहा हूँ। ई ए कॉस थीटा, इससे खेलना सीखो, एंगल सीखो। हाँ यार, एंगल यहाँ 180 दिख रहा है, जबकि इन सब में एंगल 90 था। क्यों था? एरिया कहाँ था? प्लेन के परपेंडिकुलर। इसमें देख, एरिया बाहर है और ई अंदर है, थीटा 180। बोल हाँ है क्या? चलो यहां लिख लो, यहीं पास में, इसके लिए थीटा 0। पढ़ाई में मन लगाओ कि नहीं यार, आज अपन को सारी बातें सीख करना, ईएलपी 5 पे मेहनत करेंगे, करके देखते हैं। और आपको मैंने बता दिया, फ्लक्स गॉस पे सवाल आएगा ही 2024 में। फ्लक्स गॉस पे हर साल क्वेश्चन आता है, करना ही है। बढ़ू आगे, चलो अगला देखो। एक सिचुएशन और बताता हूं, फिर थोड़े से इसको कठिन करूंगा। जैसे ये सिलेंडर है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं, सिलेंडर को क्रॉस करके जा रही है, ये ई। अब ध्यान से देखो ताकि अगले सवाल आप खुद सोच पाओ, निगाहें बोर्ड पे रखो, फोकस करो। इसका एरिया वेक्टर चाहिए। आपको बोला ना, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर। जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, अब इसका एरिया वेक्टर इस वाले का पूछ रहा हूं, प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर। ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। क्यूबॉइड के लिए, क्यूब के लिए, क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउट, हमेशा आउट। सब बच्चों का, इतने बच्चे बैठे हैं, सभी का एरिया वेक्टर यही आएगा, हाँ या ना? आउटसाइड, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटसाइड। जरा सोचिए, सर आशीष सर, इसका एरिया वेक्टर पीछे। बोल हाँ है क्या? खुद बता। ई अंदर, ए बाहर, इसके लिए थीटा क्या बोलेगा? 180। फ्लक्स खुद बता, ई ए कॉस 180 माइनस ई ए। वही बात फिर प्रूफ हो गई, द इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। अगर मैं इसका पूछता एरिया वेक्टर, मन खुश कर दे, इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा? ऊपर। पर ई कहां है? इधर। इसमें एंगल 90, तो यहां तो फ्लक्स 0। यहां से फ्लक्स निकल ही नहीं रहा। यार बिल्कुल सही बात है, यहां से एंटर हो रहा है, यहां से निकल रहा है। इस कर्व्ड सरफेस का तो लेना देना ही। इसका बताइए एरिया वेक्टर कहां जाएगा? अरे बोल दो कहां जाएगा? तो ई और ए के बीच का एंगल 0, फ्लक्स ई ए कॉस 0 प्लस का ई ए, हाँ या ना? लिखो।
तो सिलेंडर के लिए ये वाली सरफेस है, एरिया वेक्टर बाहर जाएगा, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर जाएगा। तो हमेशा क्लोज सरफेस के लिए बच्चों एरिया वेक्टर पूरा बोलिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स, दैट्स इट। अब अगला सवाल दमदार है, इसको सोचो। ये एक स्फीयर है जो कि एक इलेक्ट्रिक लाइंस में इस तरह से रख दिया गया, आपसे पूछा गया है इसमें इनकमिंग फ्लक्स बताइए। सोचें। कितना भाई? ई इंटू एरिया तो आप तुक्का मार रहे हैं, अब एरिया में दिक्कतें आ रही हैं। पूरा एरिया ले लूं 4πr², हेमिस्फीयर ले लूं 2πr², 2/3, 2π। अब एक शब्द आपने सुना नहीं था, वो था नॉर्मल। नॉर्मल एरिया होना चाहिए, याद करो पहला स्लाइड, सबसे बेसिक परिभाषा। ई इंटू ए करो, पर एरिया फील्ड के नॉर्मल होना चाहिए, ये देख सबसे बेसिक। ई इंटू ए कर दो, बशर्ते एरिया इलेक्ट्रिक लाइंस के नॉर्मल होना चाहिए। इसको और अच्छा शब्द बोलते हैं नॉर्मल प्रोजेक्टेड एरिया। ये देख, ये एरिया था, पर इसका इधर प्रोजेक्शन कितना आया? ए कॉस थीटा। इसका इधर प्रोजेक्शन कितना आया? ए कॉस। वापस अब मजे आएंगे। इसका अगर आप प्रोजेक्टेड एरिया निकालोगे तो पता क्या बनेगा? एक सर्कल। सर कैसे? कुछ मत करो, घर पर करके देख लेना। बॉल लेना, यहां से टॉर्च डालना, प्रकाश अंधेरा रखना, इस पर सर्कल बनेगा। स्फीयर तो बन ही नहीं सकता। स्फीयर कैसे बनेगा? 3 डायमेंशन है स्फीयर तो। आप घर पे करके देखना। बॉल लेना, यहां से लाइट डालना, अंधेरे में इस पे जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, क्या आएगा? सर्कल। क्या आएगा? सर्कल। बिल्कुल नॉर्मल है, देख लो। अब आपको फील भी आ रही होगी, इलेक्ट्रिक लाइन से आ रही है। और एरिया, एरिया कौन सा वाला? नॉर्मली प्रोजेक्टेड एरिया। अब बताइए मजा आएगा। इन इन इसका एरिया वेक्टर पीछे होगा, क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर पीछे। क्या माइनस लगा दूं? incoming flux is always taken as negative. E into pi r square. What is pi r square? Normally projected area. जबरदस्ती यहां मत भरना, क्योंकि अगले सवाल में फिर अटक जाओगे। ये इसका आंसर है, ये वाला एरिया आएगा। इसको शेडो कर लें। अगर इन पूछा, आउट पूछता तो प्लस का ई इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाता। कठिन करूं क्या थोड़ा सा? चलते चलो, इमेजिन करो स्फीयर, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं, तो इसकी परछाई, प्रोजेक्टेड एरिया का सरल शब्द होता है हिंदी में परछाई। आप बॉल की आज घर जाके परछाई बता देना मुझे। सर्कल बनेगी, सर्कल, स्फीयर नहीं बनेगी। तो पाई आर स्क्वायर। और माइनस क्यों लगाया? इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है। करें क्या? सिस्टम से चलो, एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, उसी पे हर तरह का वैरायटी करते चलो। ये सीक्वेंस है, ये रिदम है पढ़ाने का, कि एक टॉपिक पढ़ा, उसी पे हर तरह का धीरे 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 बिल्टअप करते चलो। तो एट द एंड आप पाओगे 2 दिन में, यार मुझे फ्लक्स गॉस का 100% बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस कर लो सब तरह के। करें?
अगला लिखो। अब ये सिलेंडर है, कुछ तूफानी करो। ये एल, ये इसकी रेडियस आर, ये इलेक्ट्रिक लाइंस। आपसे पूछा है फ्लक्स बताओ। सोचो, एक शब्द दे दिया ना, प्रोजेक्टेड एरिया, नॉर्मली प्रोजेक्टेड एरिया। अब इस सिलेंडर की आज इमेजिनरी घर जाके ना परछाई बनाना। एक पेपर लेना, पेपर को ऐसे गोल कर देना, रोल बना देना, ऐसा सिलेंडर बन गया। यहां से शेडो डालना, लाइट डालना, क्या बनेगा पता है? यहाँ रेक्टेंगल बनेगा भाई, रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल में दो चीज होंगी, लंबाई और चौड़ाई। पता है लंबाई तो होगी एल, और पता है चौड़ाई ये ऐसे है। ये वाला डायमीटर जो है, इसका डायमीटर वो ये होगा, ये एल। सवाल थोड़ा सा कठिन है, जेई मेन में आया हुआ है, नीट में नहीं आया है, पर दिमाग को खोलना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और घर जाके कहना मानना, 5-10 मिनट इस तरह से करना, सिलेंडर या बोतल लेना या रो पेपर का इस तरह से गोल करके सिलेंडर बना लेना, और शेडो डालना। लाइट डालोगे शेडो बनेगा। आप खुद सोचो क्या बनेगा, ये वाला एक रेक्टेंगल। बता सकते हो क्या आएगा? बताओ। माइनस लगाया क्यों? इनकमिंग है। ई इंटू नॉर्मली प्रोजेक्टेड एरिया। बताओ, प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई एल, चौड़ाई। हाँ या ना? तो ये कैलकुलेशन थी साहब। ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई ए, इनकमिंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स, एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, ये बातें मैंने आपको समझाई। अब इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ है, अब शुरू करें गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। ऐसा है थोड़ी ना, ऐसा तुझे लग रहा है, लगने से नहीं होता ऐसा, ये ऐसा होता है। ये देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ऐसे है। तो अब क्या अपन नॉर्मली 90 नहीं है, इसका मतलब है जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक लाइन से परपेंडिकुलर है। देखना, ये एरिया और ये इलेक्ट्रिक लाइन से क्या है? परपेंडिकुलर। ये मतलब, बढ़े आगे। चलिए, अब आते हैं गॉस थ्योरम पर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को आता है, स्टेटमेंट वगैरह मैं नहीं लिखा रहा हूं। सीधा सीधा ये किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए। गॉस ने कहा था किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स निकलता है वो डिपेंड करता है उस क्लोज सरफेस के अंदर आने वाले चार्ज। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अप गॉसियन सरफेस के
अंदर आने वाला चार्ज। जैसे क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज सरफेस की परिभाषा बोलो। आप सोचो क्लोज मतलब जो चारों तरफ से बंद हो, नहीं। क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, ये क्या है? चलो बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आराम से 2-3 लेक्चर इसमें लगाएं और हर तरह का सवाल इसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका भी एफर्ट बहुत जरूरी है। आराम से बताएं। अब बहुत तसल्ली से, अब ई डॉट ए का भी जमाना गया। अब कोई ई डॉट नहीं है। उसने कहा ई डॉट ए कुछ नहीं, अपने तो क्यू एनक्लोज से मतलब होना। बिंदास बताइए, सभी में क्यू एनक्लोज, क्यू है, सभी में क्यू एनक्लोज, तो इसका फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका भी फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका भी फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक छोटा सा पॉइंट निकल के आ गया। फ्लक्स गॉसियन सरफेस की शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता। कहां कर रहा है? एक में स्फीयर है, एक में सिलेंडर है, एक में कोई टेढ़ा मेढ़ा है, पर सभी से उत्तर सेम आ रहा है। तो कितना एक बढ़िया प्रश्न निकल के आ गया। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। लिख लो हिंदी में, फ्लक्स गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता। स्टार लगा के लगा लो। फ्लक्स गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। बोलिए, बात क्लियर है क्या? देखते जाइए, अब तो खूब खूब सवाल बन जाएंगे छोटे छोटे, 1-1 मिनट के अंदर, 10-10 सेकंड के अंदर होने वाले। क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या? अगला देखो, सवाल आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले एक स्फीयर के अंदर एक चार्ज था जिसकी रेडियस आर थी। फिर पूछा इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड, radius of the sphere is doubled, then calculate the change in flux. क्या फ्लक्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? अभी तो हमने प्रूव कर लिया, सिर्फ क्यू एनक्लोज पे मतलब है, गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा लिखो हिंदी में, पहले भी क्यू एनक्लोज क्यू था, बाद में भी क्यू एनक्लोज क्यू है, तो दोनों ही केस में फ्लक्स सेम रहेगा। फ्लक्स इस बात पे निर्भर नहीं करता कि गॉसियन सरफेस की शेप और साइज क्या है। फ्लक्स केवल केवल क्यू
एनक्लोज पर डिपेंड करता है। क्या ये बात ओके है? छोटे छोटे प्रश्न है, आज खूब सारे करना। अब करते हैं वो क्यूब वाले सवाल। कुछ आज कराऊंगा, कुछ कल कराऊंगा। क्यूब वाले सवाल करके देखते हैं जल्दी से। बताइए आंसर क्या होगा? फ्लक्स वही रहेगा, तो चेंज इन फ्लक्स जीरो, फ्लक्स वही रहेगा। फ्लक्स वही रहेगा। लिखते चलो, बार बार बोल लो। फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से केवल एक बात पर डिपेंड करता है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। मैं बार बार क्लोज सरफेस क्यों बोल रहा हूं? सरफेस का क्लोज होना जरूरी है। क्लोज सरफेस मींस इट एनक्लोजेस वॉल्यूम। अब अगला, ये बड़े फेमस सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट मतलब कठिन नहीं होता, बार बार पूछे जाना होता है। ये क्यूब है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर पर है। दो पार्ट पूछता है, फ्लक्स थ्रू क्यूब बताइए, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस बताइए। सभी को रटा हुआ है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कितना फायदा होता है पढ़ने का, देखो आप हैं मास्टर को कितना आराम होता है। कई तो रटे हुए होते हैं सवाल, खाट दो इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं, बस सब बस इतना बोल दो, बाकी तो बच्चा रटा हुआ खुद ही उगल देता है कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल, हेंस टू डायरेक्शन आर पॉसिबल व्हिच इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। खत्म। ऐसे घोटे मारे हुए हैं। 2 नंबर ला, 2 नंबर दे भाई। अब देखिए, क्या ये क्लोज सरफेस है? क्यूब क्लोज सरफेस है? गॉसियन सरफेस लगा सकते हैं, गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, तो बताइए पूरे क्यूब से कितना पास होगा? पूरे क्यूब से गॉस थ्योरम लगा दो। गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, आंसर आ गया ये पार्ट का। अब जरा फील करो, फ्लक्स होता क्या है उसको फील करो। इस क्यू से लाइंस निकल रही हैं। व्हाट इज फ्लक्स? मैंने पहली परिभाषा, ग्रुप ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। अब इस शब्द की आपको अहमियत समझ में आएगी। सेंटर पे रखने से क्या होगा? सभी 6 बच्चे बराबर हैं, सिमेट्रिक हैं। जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो 6 सरफेस से बराबर होगा, क्योंकि सेंटर सिमेट्रिक बिंदु है। तो बताइए बी पार्ट, किसी एक फेस के हिस्से में कितना आएगा? किसी एक फेस, आपसे पूछा ये वाला बॉटम से बता दो, बॉटम से बता दो कितना आएगा बताइए। 6 फेस से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बेटे एक फेस से क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से समझिए, पूरा समझिए, दोनों सेंटेंस को अच्छा बोलो। पूरे क्यूब का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक फेस का 1/6। 6 बराबर बच्चे हैं, 6 से डिवाइड हो जाएगा। बोलो, फटाफट हाथ तेज चलो। इन सभी सवालों को पहले पढ़ना और घर बैठ के 1 घंटा घड़ी लगाकर ईएलपी नंबर 5 करना, तो आपको पता चलेगा जो हम सीख रहे हैं हम उसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट अप्लाई करना है। इसी का एक फेमस क्वेश्चन है
जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एक स्क्वायर फेस है, ये साइड है 5, ये साइड है 5, और यहां से एक चार्ज रखा गया है क्यूब 2.5 सेंटीमीटर पर। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर फेस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा पेपर में आ जाता है, इसलिए पूरी एनसीईआरटी पे फोकस करना जरूरी है। अब यहां काम आएगा, एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मेरे अगले 3 सवाल उसी पर आएंगे। इमेजिनेशन क्या कहती है? आशीष सर, ये स्क्वायर किसी क्यूब का हिस्सा रहा होगा। देखना, महसूस करना, ये क्यूब, ये क्यूब, ये वाला स्क्वायर जो एनसीईआरटी में दिया था उसको आपने हाईलाइट कर दिया। ये देख, ये देखो नीचे वाला। और ये दूरियां भी बड़ी जबरदस्त हैं, दूरियां भी कुछ कह रही हैं, हर शब्द कुछ कह रहा है। ध्यान से देखिए, आंखें भी कह रही हैं, देखो वो बोल रहा है। हाँ बदमाश है। अब 2.5 क्यों है? 2.5 पता है क्यों है? 2.5 ये है 5, ये है 5। 2.5 का मतलब है वो कहाँ आ गया? सेंटर पे। अगर ये 2.5 का 3 हो जाएगा तो प्रश्न हल ही नहीं होगा, क्योंकि वो सेंटर सिमेट्री को खो देगा। अब बताइए क्या सेंटेंस बनेगा? ये स्क्वायर किसी क्यूब का एक फेस रहा होगा। गॉस किस में लगेगी ईमानदारी से, स्क्वायर में या क्यूब में? अरे बोलो, स्क्वायर में या क्यूब में? क्यूब में लगेगी। चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। अब सेंटेंस देखना, पूरे क्यूब से, पूरे क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बोल हाँ है क्या? और एक क्यूब में 6 आइडेंटिकल सरफेस, तो एक सरफेस के हिस्से में 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन। बोलिए हाँ या ना। क्लियर हुआ कुछ कुछ? तो वहां सेंटेंस लिखो ये वाला, ये स्क्वायर फेस किसी इमेजिनरी क्यूब का एक पार्ट रहा होगा। तो फिर हमने क्वेश्चन किया ये इमेजिनेशन से, इसको हाईलाइट करो ताकि ये सवाल है। ये इमेजिनरी क्यूब है, गॉस थ्योरम किस में लगाया? क्यूब में। तो ये स्क्वायर फेस किसी इमेजिनरी क्यूब का एक पार्ट रहा होगा। जैसे इसी तरह के एससीवी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसने क्या किया, एक हेमीस्फीयर में यहां चार्ज रख दिया, एक सिलेंडर में यहां चार्ज रख दिया। अब आपसे पूछा है फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर बताइए। फ्लक्स थ्रू हाफ सिलेंडर बताइए। करूं लास्ट स्लाइड करूं? लिखना है और पीछे करूं? ये ठीक है, लिख, बता दिया अपने घर की बात। सेंटर पे जरूरी है ना,
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब के लिए तो यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो, क्यूब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके 6 टुकड़े करने के लिए फिर सेंटर पे होना जरूरी है। सही। अभी क्यू कहीं हो, क्यूब से तो इतना ही फ्लक्स निकलेगा, क्यूब के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर उसके 6 बराबर टुकड़े तभी कर पाएंगे जब 6 सरफेस क्या हो, सिमेट्रिक हो। सही बात। बढ़ चलें, अगला खुद करेंगे। शब्द बोलो, मुंह खोलो। ये हेमिस्फीयर किसी एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा तो क्या करेंगे, पूरे स्फीयर का फ्लक्स, पूरे स्फीयर का फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे तो हेमी स्फीयर, एक स्फीयर में कितने हेमी स्फीयर, दो, तो हेमी स्फीयर के थ्रू फ्लक्स आधा, कितना, आधा। इसी तरह से ये वाला देखिए, ये एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे तो पूरे सिलेंडर से निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस सरफेस गॉस थ्योरम, और हाफ सिलेंडर से 1/, क्या ये बात क्लियर है। आगे लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट, आगे लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट, नोट लगाइए, नीचे लिखिए कंसेप्चुअल पॉइंट। अब सुनना, दमदार पॉइंट है, शानदार, मजा आ जाएगा। तो भैया फ्लक्स पहले निकाल रहे थे तो क्या था, ई डॉट डी ए, याद करो, क्लोज सरफेस के लगा रहा हूं, या इंटीग्रेशन में ऐसा गोला लगा देते हैं, गोले का मतलब क्लोज सरफेस के लिए। और गॉस क्या कह रही थी, क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ये भी फ्लक्स का तरीका है, ये भी फ्लक्स का तरीका है। गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, तो इसमें भी हमने क्लोज के लिए इंटीग्रेशन में क्या लगा दिया, गोला। गोला क्या बता रहा है, क्लोज। अब इसमें एक दमदार बात है, वो सुनिए, जिसपे असोसिएशन रीजन के 2-3 बार आईआईटी में क्वेश्चन आए हुए। ये एक सरफेस है, ये Q1, ये Q2, ये Q3। आपसे पूछा गया है इस क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, Q1, Q2, Q3 किस पर। साफ ही दिख रहा है, बोर्ड पे देखिए, सिर पे हाथ रख के मत बैठिए, बोर्ड पे देखिए। फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू एनक्लोज, नाम से पता चल रहा है एनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करेगा। सर बाहर वाले ने क्या बिगाड़ा है, बाहर वाले ने पता है क्या बिगाड़ा है, देखो इस Q3 से जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी बाहर चली जाएंगी। आप देख लीजिए, कितना भी गंदा डायग्राम बना लीजिए, आप इसको 2 बार कट करेंगे, 2 बार कट करेंगे तो बाहर वाला फील्ड तो दे रहा है। आपको कहूं मैं, इधर फील्ड बताओ, है ना, के क्यू बार स्क्वायर, इधर बताओ के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, इधर बताओ के क्यू बाय R2 स्क्वायर। फील्ड तो है, पर उसका फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है बताइए, क्योंकि उस क्लोज सरफेस से जितना इन आ रहा है उतना ही आउट चला जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या, तो बताइए, फ्लक्स में, फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन किसका, कंट्रीब्यूशन किसका, आंसर है केवल
एनक्लोज चार्ज का। और बताइए एनक्लोज कौन है, कौन है? Q1 एंड Q2। इस पर खूब सवाल आपको अलग अलग तरह से किताबों में मॉड्यूल में बनते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन केवल और केवल एनक्लोज चार्ज का है, परंतु फील्ड में फील्ड में योगदान सभी का है। फील्ड तो सब देंगे ना, दुनिया का हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। आपको कहा यहां बताओ, ये भी देगा, यहां बताओ Q1 भी देगा, Q2 भी देगा, Q3 भी देगा। फील्ड तो सभी पैदा कर रहे हैं, परंतु फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? केवल अंदर आने वाले चार्ज पर, बाहर वाले का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कारण बताइए, उससे जितना इन है, जितना इन कट हो रहा है, उतना ही आउट जा रहा है। क्या बात क्लियर है? तो फील्ड में कंट्रीब्यूशन सभी का, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इस स्लाइड को इंपॉर्टेंट बनाकर अपने बॉक्स में डाल दीजिए। यहां से असर्शन रीजन के क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल बनता है। इस पूरे बात को जो आपने लिखी है, इसको एकदम से बॉक्स में फंसा दें ताकि आप हाईलाइट कर सकें और बार बार इस बात को सीखें। फ्लक्स में योगदान केवल एनक्लोज चार्ज का है बच्चे, बट टू इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी के कारण होगी, पर फ्लक्स केवल अंदर आने वाले चार्जेस के कारण होगा। बोलिए आगे बढ़े क्या? जल्दी से आइए। क्लियर? पूरा बोल लो, 1 मिनट का रेस्ट कर लो। फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन सभी का या केवल अंदर का? साफ दिख रहा है एनक्लोज। तूने 10 बार एनक्लोज तो बोल दिया, अभी 2 दिन और बोलेगा तो तुम्हें भूलने की बात ही नहीं है। फ्लक्स तो केवल क्लोज सरफेस के एनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है। पर बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन किसका है? बोलो, वहीं से बोलो। इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, दोनों का। क्लियर है क्या? चलिए अगला लिखें, अगला लिखिए। अब 2-3 सवाल आपके करे हुए दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, पढ़ाई पिछले साल भी करी थी। वो भी तो नहीं तो सब नया नया सिखा देंगे, पर पिछले साल क्या किया था तो हमारी जिम्मेदारी भी है 15-20 मिनट ऐसी ऐसी बातें भी बताना जो बच्चों को पहले से आती हो, ताकि उसको लगता रहे हाँ, लास्ट ईयर भी पढ़ाई करी थी। नहीं तो हमारी खुद की दिक्कत हो जाती कि सर पिछले साल क्या पढ़ाया था फिर आपने। चलिए, एक चार्ज है जो कि कॉर्नर पर रखा गया है। आपसे पूछा गया है फ्लक्स लिंक थ्रू द क्यूब, बताइए। खट Q/8 रट्टे मारे सर। जैसी आपने कॉर्नर बोला सर, आपने कॉर्नर का आर भी खत्म नहीं किया था, मैं कॉर्नर का र भी नहीं पहुंच पाया उससे पहले ही। Q/8 एप्सिलॉन नॉट। खटा, ये रटना, आओ रटे। चलो, अब क्या है, लॉजिक समझिए। ये एक कमरा है, क्योंकि कल इसका एक अच्छा सवाल कराऊंगा आईआईटी वाला, वो और अच्छा आता है किसी एक सरफेस से, उसमें दिमाग लगेगा। तो
तो इसका आज कॉन्सेप्ट छोड़ के जा रहा हूं ताकि आप समझेंगे। कमरे के कोने पे चार्ज रखा है। पहली बात, हमें चार्ज को पहले चारों तरफ से क्या करना है, एनक्लोज, चारों तरफ से। अब बताइए कैसे वो एनक्लोज हो पाएगा, कैसे? इस कमरे के पीछे कमरा बनाएंगे, इसके पास में एक और पीछे वाले के पास में एक। बताओ नीचे कितने हो गए, 4। पर अभी क्यों एनक्लोज नहीं हुआ, ऊपर से ओपन है वो। तो उन 4 कमरों के ऊपर बताओ कुल कितने हो गए। उस 8 क्यूब को इमेजिन करो, ये 8 क्यूब का बड़ा बाउंड्री बना दिया। ये 8 क्यूब की बड़ा बॉक्स, जिसके अंदर वास्तव में कितने क्यूब हैं, 8। अब बताओ क्या वो सेंटर पे फील नहीं हो गया? इमेजिन कर, जैसे इसी पे इमेजिन कर ले, ये पोडियम ये कोने पे रखा, ठीक है। एक पोडियम इधर, एक पोडियम इधर, एक पोडियम इधर। तो बता बेस में कितने हो गए, 4। इनके ऊपर 4 उल्टे और। तो ये वजह क्यों था, अब इन 8 के सेंटर पर आने लग गया। अब बताना गॉस किसके लिए लगा रहा हूं, क्यूब के लिए या उन 8 के लिए? 8 के लिए। क्यूब के लिए नहीं लगेगा, किसके लिए, 8 क्यूब के लिए। सेंटेंस देखना मैं क्या लिखूंगा, 8 क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक क्यूब के हिस्से में, एक क्यूब के हिस्से में, ये पूरे 8 क्यूब हैं, एक क्यूब के हिस्से में बताओ कितना आएगा, सिमेट्री जिंदाबाद। एक क्यूब के हिस्से में 1/8। कई बच्चे इसको सॉलिड स्टेट से भी करते हैं। आपको याद है वो पैकिंग फ्रैक्शन में पढ़ते थे, कॉर्नर वाले का प्रभाव 1/8 होता था। कंट्रीब्यूशन याद करिए, क्यू का क्यू है ही नहीं कंट्रीब्यूशन, उसका Q/8 है। आप वैसे भी कर सकते हैं, इस क्यू का कोने वाले का, वो पैकिंग फ्रैक्शन सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। आप वैसे भी कर सकते थे कि सर ये क्यू का प्रभाव क्यू आ ही नहीं रहा, क्यू का कितना प्रभाव आ रहा है, Q/8। बोलो क्लियर है क्या? आज ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, जो फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स के छोटे छोटे सवाल कराए। अभी मेरे पास 2 दिन और हैं। आपको क्या करना है, ईएलपी नंबर 5 सबके पास आ चुकी है, काउंटर से ले लेना, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वो ईएलपी 5 पूरी कल करके लाना, पूरी पूरी। उसमें से 10 बने, 15 बने, 18 बने, 5 बने, बस अटेम्प्ट करने हैं, बाकी मैं समझाऊंगा। क्लियर है बात? कितने प्रश्न देख लो ईएलपी नंबर 5 में, 24। तो 24 प्रश्न अपन को करके लाने हैं। टाइमर लगा के करना, 45 मिनट का टाइमर, बस 45 मिनट का टाइमर लगाना। जो जो अटकते जाएं आगे बढ़ते जाना, आप तो टाइमर लगा के करना। क्लियर है बात? चलिए साहब, धन्यवाद बहुत बहुत।